स्टूडेंट्स, 10th क्लास एसएसटी चैप्टर 1 संसाधन और विकास के इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। ठीक है, तो सबसे पहले देखो संसाधन क्या होता है। संसाधन हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को या ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है, वो एक संसाधन है। मतलब कि हमारे देश में, हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है, ठीक है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, तो हर वो चीज़ संसाधन कहलाएगी। ठीक है, तो समझ लेते हैं एक बार फिर से कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर एक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग की जा सकती है वह एक संसाधन है। जैसे कोयला, पेट्रोल, ठीक है, और बहुत सारे अन्य प्रकार के हैं। उदाहरण के लिए 2 इसमें लिए हुए हैं। अब संसाधन के प्रकार पे आते हैं। संसाधनों के प्रकार में उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? जैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है? इन संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है। ठीक है, जैसे वनस्पति, पशु। ठीक है, तो ये जैव संसाधन है जो जीवों से प्राप्त होते हैं। दूसरा है आपका अजैव संसाधन। अजैव संसाधन जस्ट इसके अपोजिट, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। देखो ये सजीव से बने, वनस्पति और पशु ये सजीव हैं, और ये निर्जीव से बने हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। ठीक है, अगला है आपका समाप्यता के आधार पर। समाप्यता मतलब समाप्त हो सकते हैं ऐसे संसाधन। तो देखो नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाओं या यंत्रों द्वारा दोबारा बनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा। नवीकरणीय मतलब समझ ही जाओ कि जो बार बार बनाई जा सकती है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये फिर समाप्त नहीं होगी जब क्या है ये समाप्यता के आधार पर। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब नवीकरणीय हैं तो वे संसाधन जिन्हें भौतिक या रासायनिक किसी भी प्रक्रिया द्वारा दोबारा बना सकते हैं हम, तो ये ख़त्म तो नहीं होगी ना। तो समाप्यता के आधार पर अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ये कभी समाप्त न होने वाले संसाधन है। ठीक, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। ठीक है, दूसरा है आपका अनवीकरणीय संसाधन। अब नाम से ही स्पष्ट है, ये नवीकरणीय था तो ये दोबारा बनाया जा सकता है, ये अनवीकरणीय है, ये दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो देखो इन संसाधनों को बनने में बहुत लंबा समय लग जाता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इसके उदाहरण हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, इनके बनने में बहुत लंबा समय लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है अनवीकरणीय हो गए, दोबारा तो बनाए नहीं जा सकते। अगर हम एक बार इसका इस्तेमाल कर लें तो ये समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं कि आपको जल को और आपके ये इसे बचा के इस्तेमाल करना चाहिए। आपका जो कोयला है, जो पेट्रोल है आपका, ये सब आपके अनवीकरणीय संसाधन में आ जाएंगे। ठीक है, देखो ये संसाधन एक बार प्रयोग के बाद ही ख़त्म हो जाते हैं, उदाहरण के लिए कोयला और पेट्रोल। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि मालिकाना अधिकार क्या है। तो उसमें आपकी नंबर 1 कैटेगरी है व्यक्तिगत संसाधन। तो व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं? व्यक्तिगत मतलब समझ जाओ जिनका कंट्रोल एक हाथ में, यानी कि निजी हाथों में होता है। ठीक, प्राइवेट हाथों में होता है, ऐसे कह सकते हो। ये निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा दी गई भूमि होती है, बदले में वे लगान चुकाते हैं। शहरों में लोग भूमि, घर एवं अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। तो ये व्यक्तिगत संसाधन हो गए। ठीक, दूसरा सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ये पहला था आपका व्यक्तिगत, जिसपे मालिकाना या निजी हक होता है। सामुदायिक यानी कि किसी समुदाय का अधिकार होना। ये संसाधन समुदाय के सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं, सभी लोगों के लिए उपलब्ध होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए शमशान भूमि, तालाब और आपके पब्लिक पार्क भी हो सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं आप यही लिखो। ठीक है, ज़रूरी नहीं आप यही लिखो। आप भूमि, ये तालाब हो गया, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गया, और आपका पब्लिक पार्क हो गए, मेट्रो रेल हो गई, और वैसे इंडियन रेलवेज़ हो गई। मतलब वो सामुदायिक स्वामित्व पर, ठीक, जिस पे एक समूह का सभी मतलब लोगों का अधिकार होता है। राष्ट्रीय संसाधन, अब राष्ट्रीय है तो ऑब्वियस सी बात है कि सरकार का कंट्रोल होगा या देश की सीमा के अंदर होंगे, कुछ ऐसे संसाधन जिस पर देश की सरकार का स्वामित्व होता है। ठीक,
देश की सरकार को अधिकार होता है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों पर अधिग्रहण कर सकती है। उदाहरण के लिए जल संसाधन, वन, रेल, सारे खनिज आदि। तो ये हो गए राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इनका नियंत्रण करती हैं। ऐसे संसाधन जिसका कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंट्रोल करती हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन बोल देंगे। ठीक है। तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर देश का अधिकार ना हो, तो सभी देशों का मिलकर अधिकार हो, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका विकास के आधार पर, ठीक है, संसाधन क्या हैं? सर, संभावी संसाधन सबसे पहले देखिए क्या होते हैं। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं, पर इनका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है। मतलब हमें अभी तक पता ही नहीं है कि कोई संसाधन है, हमें उनकी नॉलेज ही नहीं है, तो ये विद्यमान तो है लेकिन अभी तक इसका इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत के पश्चिमी भाग, राजस्थान और गुजरात में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संसाधनों की बहुत संभावना है, पर उनका ठीक प्रकार से अभी उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये संभावी है, संभावना है इसकी कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, खोज की जा चुकी है और उनके उपयोग की मात्रा निर्धारित भी की जा चुकी है, तो ये हो गए विकसित संसाधन। भंडार क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इसका इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो उसके अभाव में ये हमारी पहुंच से बाहर हैं। ठीक है, तो ये हमारा भंडार है जिसको अभी तक हमने इस्तेमाल किया क्या उसके बारे में खोज तक नहीं की है। उदाहरण, जल 2 ज्वलनशील गैसों का यौगिक है। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है, पानी मिलके बनता है, तो H2O ऐसे बन जाता है। ठीक, तो ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, पर ऐसा करने के लिए हमारे पास तकनीकी ज्ञान नहीं है अभी। ठीक, संचित कोष क्या होता है? यह भंडार का ही हिस्सा है। तकनीक द्वारा इन्हें प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी शुरू नहीं हुआ है। ठीक, इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूरी करने के लिए किया जा सकता है। भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। संसाधनों का विकास, तो मानव ने संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किया है। अभी जैसे कि आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वनों की कटाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का लगना, तो ये क्या हो रहा है? ये कहीं ना कहीं हमारे जो संसाधन हैं वो कहीं ना कहीं उसका जो वेस्टेज हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है, या यूँ कह लो कि दुरुपयोग हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारी कुछ समस्याएं पैदा हुई हैं। ठीक है, कुछ व्यक्तियों के लालच से संसाधनों को ह्रास या हानि हुई है। ठीक है, व्यक्ति अपने लालच के चक्कर में भी तो ये सब कर सकता है। कुछ लोगों के हाथ में संसाधन आए और कुछ को नहीं मिले, इससे समाज अमीर और गरीब 2 वर्गों में बट गया। ठीक है, कुछ अमीर हो गए, कुछ और गरीब हो गए। संसाधनों के शोषण से ओजोन में छेद, जिसको ओजोन छिद्र के नाम से भी जाना जाता है, इसके रीज़न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, और प्रदूषण होता जा रहा है। मतलब ज़्यादा प्रदूषण अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा भाई? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। ठीक है, आपका ओजोन लेयर में छेद होगा, तो संसाधनों का शोषण कर रहे हैं ना हम, तभी तो ये हो रहा है। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास, देखो, विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए होना चाहिए। मतलब आप अपना विकास तो कर लो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आप जितने भी तकनीकी विकास या आर्थिक, सामाजिक, नैतिक किसी भी तरीके का विकास करो, परंतु अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरीके के विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। और क्या है? आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधनों का लाभ मिल सके। देखो, आप अपने समय में रह के आप जल को, वन को, हवाओं को, किसी भी चीज़ को अगर इस्तेमाल कर रहे हो और इस्तेमाल इस प्रकार से कर रहे हो कि आने वाली पीढ़ी उसको इस्तेमाल न कर पाए, तो फिर आपका विकास तो बेकार हो गया ना। तो विकास इस नज़रिए से होना चाहिए कि आप भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लें और आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, उनकी आवश्यकताओं पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इस तरीके के विकास को बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। ठीक, आगे रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ये सब किस लिए हो रहा है? देखो, ये रियो सम्मेलन, ये पृथ्वी सम्मेलन किस लिए हो रहा है? ये हमारे पर्यावरण को कंट्रोल या यूँ कह लो ठीक करने के लिए किए जाते हैं। ठीक,
तो ये हुआ कब था? 1992 में हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, आपसे पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन हुआ था। पर्यावरण संरक्षण मतलब पर्यावरण को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, इन जैसे मुद्दों का यहाँ पर मतलब डिस्कशन हुआ था कि इनको मतलब कैसे सुधारा जा सके या कैसे इसमें जो है पर्यावरण का जो हम हानि कर रहे हैं, जो मिसयूज़ कर रहे हैं, उसमें कैसे कमी ला सकें। ठीक है, आगे देखो, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट में है कि एजेंडा 21 क्या है। ये एक तरीके की घोषणा कि यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका के सम्मेलन में स्वीकार किया गया था और UNCEP 1992 ये वहाँ पर किया गया था। अब एजेंडा 21 के मुख्य उद्देश्य क्या थे? पहला ही था सतत विकास। पहला क्या? सबसे बड़ा उद्देश्य यही था, सतत विकास। अब जैसा कि सतत विकास हम पढ़ चुके हैं कि कैसा है, ऐसा विकास कि अपनी वर्तमान पीढ़ी जो है वो अपनी आवश्यकताएं पूरी कर ले, परंतु आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को प्रभावित नहीं करना है। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है संसाधन नियोजन। ये आपके पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो नियोजन का मतलब क्या होता है? नियोजन का मतलब होता है प्लान करना, इस तरीके से प्लानिंग करना कि संसाधनों को जितना हो सके उतना बचाया जा सके वेस्ट होने से। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट क्या है संसाधन नियोजन के? संसाधनों की पहचान करनी चाहिए हमें और एक लिस्ट बनानी है उसकी। नंबर 2 संसाधन की विकास योजना तैयार करनी है हमें और टेक्नोलॉजी तैयार करनी है। तो ये सब है क्या? अगर आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसके आंसर को प्रेजेंट करके इस प्रकार लिखना है कि एग्जामिनर आपको मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। ठीक, देखो आपको क्या लिखना है कि संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हो, तो आपको लिखना है संसाधन नियोजन को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। उसके बाद आपको ये बिंदु आपको लिखने हैं। ठीक है, संसाधन की पहचान करना, एक लिस्ट बनाना, संसाधन की विकास योजनाएं लागू करना और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी तैयार करना। ठीक, संसाधन के विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में तालमेल बैठाना। उसके बाद औपनिवेशिक इतिहास हमें यह बताता है संसाधन संपन्न देश विदेशी आक्रमणकारियों के मुख्य आकर्षण रहे हैं। देखो हमारे भारत देश में दुनिया भर के संसाधन, ठीक है, बहुत भरे हुए थे। तो अंग्रेज़ों की जब नज़र पड़ी तो वो संसाधनों के लालच में ही तो आ गए इधर। हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश था। तो जैसे ही अंग्रेज़ों को ये पता लगा कि चलो इस देश को मतलब अपने संरक्षण में, अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो वही कह रहा है औपनिवेशिक इतिहास हमें ये बताता है कि संसाधन संपन्न देश, जो भी संसाधन संपन्न देश हैं, हमेशा विदेशी आक्रमणकारी जो हैं वो उनकी नज़र में हमेशा एक आकर्षण का केंद्र रहे हैं कि हाँ जी चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, अब देखो नंबर 5 बेहतर टेक्नोलॉजी के कारण उन्होंने संसाधनों का शोषण भी किया। ठीक है, अब जो आए यहाँ पर आक्रमणकारी, या यूँ कह लो तकनीक उनकी अच्छी या किसी भी प्रकार से, बस उन्होंने हमारा शोषण ही किया है। ठीक है, तो संसाधन नियोजन क्या है? हमें उसको बचाना है, शोषण को अब होने नहीं देना है। देखो और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? छठा, संसाधन तभी किसी देश का विकास कर सकते हैं जब उस देश में टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है, संसाधनों के विकास के लिए तकनीक का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। संसाधनों का संरक्षण, अब संरक्षण का मतलब क्या होता है? बचाना। ठीक है, तो देखो संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग से, संसाधनों के अंधाधुंध बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है बहुत भारी पैमाने पर। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे पर्यावरण या आर्थिक समस्या। ठीक है, भू संसाधन, अब संसाधनों के प्रकार में देखो भू संसाधन है तो हम सब भूमि पर रहते हैं और आर्थिक रूप से भी इसका उपयोग करते हैं। आर्थिक देखो लोग अपना काम या रोजगार करने के लिए भी तो इसका इस्तेमाल करते हैं ना, इसीलिए भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, उसके बाद देखो जैसे पेड़ पौधे, वन्य जीव, कृषि, मानव जीवन, परिवहन, ये सभी कहाँ होते हैं? भूमि पर ही तो होते हैं। इसलिए तो क्या बोल दिया कि भूमि एक जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों? क्योंकि रहने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है और आर्थिक रूप से अपना पेट पालने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, भूमि के उपयोग क्या है? भू उपयोग, भूमि के उपयोग हैं देखो जी, वनों के लिए, भूमि कुछ बंजर भी है हमारी, और गैर कृषि भूमि, गैर कृषि भूमि में क्या है? जैसे सड़कें, इमारतें ये बनाने के लिए, स्थायी चरागाह उसके लिए भी इस्तेमाल होती है, उपवन इसके लिए भी इस्तेमाल होती है। कृषि योग्य जो बंजर भूमि है वो कौन सी होती है? 5 साल से जिस पर खेती न की गई हो। वर्तमान प्रतिभूमि किसे बोलते हैं? ये सब एक एक नंबर के इंपॉर्टेंट टॉपिक में आ सकते हैं। वर्तमान प्रतिभूमि क्या होता है? जो 1 साल से खेती जिस पर न की गई हो। पुरातन प्रति खेती, क्या पुरातन मतलब बहुत पुरानी, 1 से 5 साल तक जिस पे खेती न की गई हो। शुद्ध या निवल बोया गया क्षेत्र क्या होता है? 1 वर्ष से
एक वर्ष में एक से अधिक बार जिस पर अगर खेती कर ली जाए उसको बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। अब भूमि निम्नीकरण क्या है? भूमि निम्नीकरण का मतलब होता है कि भूमि का आप कहीं ना कहीं दोहन कर रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं भूमि निम्नीकरण। तो भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते हैं और आने वाली पीढ़ियां भी करेंगी, ठीक। भूमि निम्नीकरण का अर्थ क्या हुआ? भूमि के उपजाऊ वन में कमी या उपजाऊपन में कमी, ठीक है, भूमि के उपजाऊपन में कमी। जब खेती करने के लायक या कुछ उगाने लायक अगर न रहे वो खेत, ठीक है, या वो ज़मीन, तब हम कहेंगे कि भूमि निम्नीकरण हो गया, ठीक है। उसके कारण और उपाय साथ के साथ आपको क्या करना है, ये पॉइंट याद रखने और एग्जाम में इसको इस्तेमाल करके आपको बना के लिखना है, ठीक। ये आपके लिए बहुत की पॉइंट है। भूमि निम्नीकरण यानी कि भूमि के जो निम्नीकरण के कारण क्या हैं? सर, वनों की कटाई करना, वनों की अधिक मात्रा में कटाई की जा रही है, लोग लकड़ियों के या फिर अन्य किसी आवश्यकताओं की वजह से वनों की कटाई करते आ रहे हैं। अति पशुचारण, ज़्यादा पशुओं को चराना, उनके खुरों से तो भी ज़मीन देखो खराब हो जाती है। खनन खुदाई करने से, अति सिंचाई ज़्यादा सिंचाई करने से, औद्योगिक धूल, इंडस्ट्री का जो भी कचरा होता है वो भी तो आके भूमि निम्नीकरण करता है। अब देखो इसके उपाय क्या होंगे? सर, पेड़ लगाने चाहिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अति सिंचाई नहीं करनी चाहिए और अति पशुचारण पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। प्रदूषित जल नहीं फेंकना चाहिए, मतलब उसका एक हिसाब किताब बनाएं कि उसको जो है किसी भी प्रकार से ऐसी जगह ना फेंकें कि उससे कुछ नुकसान हो, ठीक। अब देखो, अब दूसरा जो हमारा संसाधन है वो है मृदा संसाधन। मृदा को मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब मिट्टी के बारे में जानकारी थोड़ी सी कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है ये भी हमारी। निर्माण में लाखों वर्ष, मिट्टी बनने में बहुत लंबा समय लगता है। इसके प्रमुख कारक क्या हैं? भू आकृति, यानी कि मिट्टी के बनने के लिए क्या क्या जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं? भू आकृति, जलवायु, तापमान और पवन। इसके निर्माण, इसी की वजह से जो मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक। अब मिट्टी के प्रकार पे देखते हैं, तो ये डायग्राम आपकी देखो हेल्प करेगा। मिट्टी के प्रकार में सबसे पहले आपकी जलोढ़ मिट्टी, फिर है आपकी काली मिट्टी, ठीक है, मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। तो काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, तीसरा है लैटेराइट, चौथा है लैटेराइट मिट्टी, पांचवा है आपका मरुस्थली मृदा, यानी कि मरुस्थली मिट्टी, रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है, राजस्थान में जो पाई जाती है। अब देखो, अगर जैसे क्वेश्चन बनता है कि जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं, तो उसके बारे में आपको ये 2-4 पॉइंट याद रखने हैं और आप लिख सकते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प होगी, ठीक। जलोढ़ मृदा महत्वपूर्ण क्या है? सर, ये विस्तृत रूप से फैली होती है, पूर्वी उत्तरी, ये पूरा उत्तरी मैदान इसी से बना हुआ है। सिंधु, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों से ये बनती है। आयु के आधार पर इसकी पहचान की जाती है, ठीक। दूसरा, ये जलोढ़ मिट्टी को 2 और कैटेगरी में बांटा गया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि बांगर और खादर। एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट करो। तो जो पुरानी मिट्टी होती है उसको बांगर कहते हैं और ये कंकरीली होती है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं इसमें। खादर ये नई मिट्टी होती है और इसमें छोटे छोटे कण, और ये उपजाऊ मिट्टी होती है काफ़ी। दूसरा पॉइंट है आपका काली मृदा, इसका रंग काला होता है, इन्हें दूसरा नाम रेगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होती है ये। अब देखो, इसमें पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछली बार, कि रेगर मिट्टी जो है ये कपास के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसके ऊपर कि कपास के लिए जो महत्वपूर्ण जो मिट्टी है वो कौन सी होती है, 4 ऑप्शन थे, उसमें ये रेगर मिट्टी था आंसर, ठीक है। तो अब तीसरा इसका पॉइंट है कि दक्कन पठार क्षेत्रों में ये पाई जाती है, लावा से ये बनती है, फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है और गीला करने पर ये चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तीसरा आपका है मिट्टी का जो प्रकार है वो है लाल और पीली मिट्टी, ठीक है। ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी और ये पीली मिट्टी है वो कम बरसात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अब कम बरसात से देखो एक पॉइंट याद आया कि जो आपकी सबसे ज़्यादा बरसात होती है वो मासिन राम में होती है, ठीक है। ये 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका लाल रंग आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। ये जो लाल रंग है इनका वो किस वजह से होता है? आग्नेय चट्टानों में लौह धातु के प्रसार से होता है। इसमें पानी मिलाने से ये पीली हो जाती है, ठीक है। अगला है आपका लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी के भी 2-3 पॉइंट हैं कि लैटेराइट शब्द ये ग्रीक भाषा के शब्द लैटर से लिया गया है, इसका मतलब होता है ईंट, ठीक है। जो जैसे कई बार देखते हैं कि जो ईंट होती है हमारी, तो जहाँ पर ईंटों का जो ढेर लगाया जाता है फिर जब उठाते हैं तो वहाँ पर देखो लाल लाल रंग का जो मतलब पड़ा होता है ना, वही तो मिट्टी होती है, तो वो लैटेराइट मिट्टी हो गई।
अब उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है। खाद और उर्वरक इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं यदि खेती करना चाहते हैं हम तो। ये कहाँ पाई जाती है जी? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पर ये पाई जाती है। उसके बाद है आपका मरुस्थली मिट्टी। ठीक है, ये लाल और भूरे रंग की होती है। रेतीली और लवणीय मिट्टी होती है। उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है, नमी भी कम होती है इसमें। ठीक है, इस मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के लिए तैयार किया जा सकता है। ठीक है, सिंचाई करके। उसके बाद है आपका वन मृदा। ठीक है, अब वन मृदा को देखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ह्यूमस की मात्रा नहीं होती और नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती है। ठीक है, और ऊपरी ढालों में मोटे कण होते हैं इसके। ऊपरी ढाल जैसे कई बार जैसे बाढ़ आती है तो पानी जब बहता है तो जब पानी वहाँ से ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पर एक सीढ़ीनुमा एक संरचना ऐसी करके बन जाती है। ठीक है, जैसे आपने समुद्र तट के किनारे पर देखा होगा उस तरीके से। तो ये इसके ऊपरी ढालों में मोटे मोटे कण होते हैं। ठीक है, नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में ये उपजाऊ होती है और वर्षा वाले वनों में ये ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका ये भी, कि मृदा अपरदन क्या होता है। सर मृदा अपरदन का मतलब, मृदा मतलब मिट्टी, अपरदन का मतलब होता है कटाव या बहाव। ठीक है, मिट्टी की ऊपरी सतह का हट जाना उसको भी अपरदन ही बोलते हैं। देखो जैसे बाढ़ आना या और अन्य किसी कारण की वजह से, आंधी की वजह से मिट्टी की जो ऊपरी सतह हट जाती है, या जो पानी के बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह तक खिसक के चली जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन बोलते हैं। अब मृदा अपरदन हमारे लिए अच्छी बात तो नहीं है, तो हमारे को ये एक समस्या है हमारे लिए। तो इसको बचाने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए, मृदा अपरदन को रोकने के जो उपाय हैं वो क्या क्या हैं। तो पेपर में ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं और मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको लिखना कैसे है, उपाय क्या हैं इसके? देखो, सीढ़ीदार खेत बनाने चाहिए हमें, पेड़ लगाने चाहिए, हल का अच्छे से प्रयोग करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपके एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।